आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था पहले से। राहुल गांधी और विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मोदी और उनकी पार्टी की मंशा संविधान और कानून को तार तार कर देने की है, लेकिन तब ये बातें हवा हवाई लग रही थी। लेकिन अब इसकी बड़ी नजीर सामने आई है। मोदी सरकार ने खुलेआम कानून को सुरक्षित रखने वाली सबसे बड़ी इकाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि वो फैसले से राजी नहीं है। ऐसे में अपने पीएम साहब के संविधान चूमने और संसद के सामने माथा टेकने वाले फर्जी गेम की पूरी हकीकत सामने आ गई है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बड़ा फैसला मानने से इनकार कर दिया है, कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इसमें भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के 14 सवाल पे नया कौन सा बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच संवैधानिक नई जंग शुरू हो चुकी है और ये कोई साधारण टकराव नहीं है, ये है शक्तियों का बंटवारा। संविधान की लड़ाई की सीधी लड़ाई है। बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल है क्या। बात शुरू होती है तमिलनाडु से, जहां डीएमके सरकार ने 2020 से 2023 के बीच 12 बिल पास किए। ये बिल थे शिक्षा, यूनिवर्सिटी, प्रशासन और कई सोशल रिफॉर्म से जुड़े। लेकिन ये बिल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के पास गए और वहां अटक गए। कुछ बिल तो सालों तक लटके रहे। राज्यपाल ने कुछ को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने भी उन पे कोई फैसला नहीं लिया। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि बिल को अनिश्चित काल तक लटकाए रखना। तमिलनाडु सरकार तंग आ चुकी थी। आखिरकार 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंची। उनकी शिकायत थी कि ये क्या तमाशा है, विधानसभा ने जनता के लिए बिल पास किए लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति बैठे बिठाए उन पे धूल चटवा रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस मामले को सुना और 8 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। कोर्ट ने कहा कि ना तो राज्यपाल और ना ही राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल तक लटका सकते हैं। ये पॉकेट वीटो का खेल नहीं चलेगा। कोर्ट ने साफ साफ समय सीमा तय कर दी। अगर कोई बिल राज्यपाल को भेजा जाता है तो उसे 3 महीने में फैसला लेना होगा। अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास करेगी, भेजती है, तो राज्यपाल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी और अगर बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें भी 3 महीनों में फैसला करना होगा। सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 लंबित बिलों को मानित स्वीकृत दे दी, यानी कि बिना राज्यपाल की मंजूरी के ही उन्हें पास मान लिया गया। ये था सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पे सीधा सवाल उठाया। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। ये फैसला सुनते ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार के कान खड़े हो गए और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। जैसे ही तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे संवैधानिक मिसाइल करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 की ताकत है, लेकिन ये ताकत कोई परमाणु मिसाइल नहीं है कि आप संविधान को ही उड़ा दो। उनकी नाराजगी साफ थी कि कोर्ट कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पे समय सीमा थोप सकता है। और फिर 15 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में थे 14 सवाल जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे थे। ये चिट्ठी इतनी बड़ी थी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है? क्या राज्यपाल के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल को कोर्ट की समीक्षा से पूरी तरह बचाता है? जब संविधान में समय सीमा नहीं है तो कोर्ट कैसे समय सीमा तय कर सकता है? क्या कोर्ट राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति को हर बिल पे सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी होगी? क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियों से कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले बदल सकता है? इसी तरह के और भी सवाल थे दोस्तों, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अधिकारों पे सवाल उठाने की। आपको बता दूं कि ये चिट्ठी कोई साधारण पत्र नहीं था, ये था एक संवैधानिक बम जिसने सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे ला दिया। खास बात यह है कि ये चिट्ठी ठीक उसी दिन आई जब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बी.आर. गवई ने शपथ ली, यानी जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हुए और पहले ही दिन सीजेआई गवई के सामने ये बम फट गया। अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस चिट्ठी का जवाब कैसे देगा। आपको बता दूं कि सीजेआई बी.आर. गवई ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया।
उन्होंने तुरंत एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई, जिसमें खुद के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूकर शामिल थे। इस पीठ ने 22 जुलाई 2025 को सुनवाई शुरू की और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा। कोर्ट ने कहा कि आप सब इन मामले पे अपना जवाब दो। 19 अगस्त 2025 ने इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली थी और दोनों पक्षों को 4-4 दिन बोलने का मौका मिलना था, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने एक 93 पन्नों का हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधे सीधे चुनौती दी गई। मोदी सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संवैधानिक अराजकता पैदा कर सकता है। संविधान में शक्तियों का बंटवारा साफ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने अधिकार हैं। कोर्ट को राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में दखल देने का हक नहीं है। सरकार ने तर्क दिया कि समय सीमा तय करना संविधान निर्माताओं की मंशा के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 142 की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट संविधान को ही फिर से लिख दे। सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट समय सीमा तय करता है तो ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को तोड़ेंगे, जो संविधान का मूल आधार है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यही वो बात है और तर्क है कि ये बता रही है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो गई है। आप खुद बताइए कि देश में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ आजादी के बाद से ये खेल रही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति मिलकर चुनी गई सरकार के फैसले रद्द कर देते हैं, कई महीनों और सालों तक जनता के हित के फैसलों को रोक देते हैं। सवाल यह है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्यों जनता की चुनी हुई गई सरकार के फैसले रोके। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गाइडलाइन बना दी, जब मोदी सरकार जान गई कि उनके राज्यपाल से होने वाला खेल अब नहीं चल पाएगा, तो पहले राष्ट्रपति के हाथों 14 सवालों की चिट्ठी थमाई और अब खुद सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक सवालों को लेकर पहुंच गए। संविधान में ऐसा कौन सा पेच है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन तमिलनाडु मामले में साफ दिखता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल के नाम पे एजेंडा नहीं चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि कोई छोटा मोटा मसला नहीं है ये। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलेआम कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार कर रहा है। ये रुख सिर्फ तमिलनाडु के बिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका की शक्तियों में दखल देने का हक है। मोदी सरकार का तर्क है कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिलों पे फैसला लेने की पूरी छूट दी गई है। अनुच्छेद 200 और 201 में कहीं भी समय सीमा का जिक्र नहीं है, तो फिर कोर्ट कैसे कह सकता है कि 3 महीने में फैसला लो। सरकार ने इसे न्यायिक हस्तक्षेप करार दिया है और कहा कि यह संवैधानिक अराजकता पैदा कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ये रुख कितना जायज है। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार इस मुद्दे को तूल देके अपनी पावर बढ़ाना चाहती है। तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका हमेशा से विवादास्पद रही है। कई बार राज्यपालों पे आरोप लगे हैं कि वो केंद्र के इशारे पे काम करते हैं और विपक्षी सरकारों के बिलों को जानबूझ के लटकाते हैं। मोदी सरकार का ये हलफनामा एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी सीमा में रहो, कार्यपालिका के काम में टांग मत अड़ाओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रुख संविधान की रक्षा के लिए है या केंद्र की ताकत बढ़ाने का एक बहाना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है। जवाब है नहीं। भारत के इतिहास में पहले भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ऐसे टकराव हुए हैं। एक बड़ा उदाहरण है केशवानंद भारती केस, जो साल 1973 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत दिया, जिसने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पे रोक लगा दी। उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी शक्तियों का हमला माना था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन उनका मूल ढांचा नहीं बदल सकती है। इस फैसले ने सरकार और कोर्ट के बीच एक बहुत बड़ा टकराव पैदा किया था। उस वक्त भी सरकार ने कोर्ट के फैसले को अपनी हदों से बाहर माना था। आज का मामला भी उसी तरह का है। मोदी सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना नहीं है। अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति बिलों को अनिश्चित काल तक लटकाते हैं तो क्या कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। आपको बताएं दोस्तों कि 19 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। दोनों पक्षों को 4-4 दिन बोलने का मौका मिलेगा और 10 सितंबर तक सुनवाई पूरी हो सकती है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। मोदी सरकार का हलफनामा साफ कहता है कि कोर्ट का समय सीमा तय करना गलत है। दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला सही था, क्योंकि राज्यपालों का बिल लटकाना जनता के हितों के खिलाफ है। इस मामले का फैसला देश के संवैधानिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो ये न्यायपालिका की जीत होगी, लेकिन अगर सरकार की बात मानी गई तो ये केंद्र की ताकत को और बढ़ा देगा। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत दिखाएगा या मोदी सरकार अपनी मर्जी चलाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं?
क्या कोर्ट को समय सीमा तय करने का हक है या ये सरकार की शक्तियों में दखल है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक